18 साल की लड़की भाग 2। कुछ दिनों बाद निशा की तबीयत खराब होने लगी थी। उसकी तबीयत गिरी गिरी रहती थी। एक दिन निशा ने मुझसे कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज उसे डॉक्टर के पास जाना है। वो अकेली ही डॉक्टर के दिखाने के लिए चली गई। जब आई तो मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ था। उसने मुझसे कुछ नहीं बताया, लेकिन वो माँ बनने वाली थी और ये बात मुझसे छुपा रही थी। जब से निशा हमारे घर आई थी तब से तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर निशा मुझसे भी कुछ नहीं बताया था। एक फिर एक दिन मैं निशा से पूछने की कोशिश की तो उसने बताया कि जब वो यहाँ आई थी तभी से वो माँ बनने वाली थी। मैंने उससे कहा कि फिर तुम्हारे पति ने तुम्हें इतना दूर काम करने के लिए क्यों भेज दिया, और वो भी इस हालत में तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस समय तो तुम्हें सबसे ज़्यादा अपने पति की ज़रूरत है। मेरे ये कहते ही निशा खामोश हो गई और कहने लगी, मालकिन, गरीब लोग ऐसी बातों को चोचले समझते हैं, और वैसे भी हम गांव के लोग बहुत मजबूत होते हैं। हम लोगों के लिए बच्चे पैदा करना आम सी बात है। मैं गांव में होती तब भी किसी न किसी घर का काम ही कर रही होती। यहाँ तो फिर मुझे सुकून है। आप और मालिक बहुत अच्छे हैं। कम से कम मुझे किसी की बातें तो नहीं सुनने को मिलती है, और फिर यहाँ पर मुझे तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। मैं अपनी डिलीवरी के लिए पैसा जमा कर लूँगी और अपनी डिलीवरी इसी शहर में करवा लूँगी, और बच्चा पैदा करने के लिए गांव के अस्पताल में नहीं जाऊंगी। वहाँ के अस्पतालों में तो मुझे बहुत डर लग रहा है। और आप फिक्र मत करो, मेरे वजह से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं आखिरी तक सारे काम इसी तरह करती रहूँगी, वैसे करती हूँ। बस 2-3 दिन ही तो बात होगी, तीसरे दिन फिर काम में लग जाऊँगी। कुछ देर तक तो निशा इतनी देर तक बोलती रही कि उसने मुझे अपनी सारी कहानी सुना डाली। उसकी बातों से मैं सहमत हो गई, लेकिन मैं सोच रही थी कि किशन ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि निशा माँ बनने वाली है। जैसे ही रात को किशन घर आए तो मैं उनसे पूछा कि आपको आपके दोस्त ने ये नहीं बताया कि निशा माँ बनने वाली है? क्या फिर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बताना ना ठीक समझा? वैसे मुझे भरोसा है तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि अगर तुम्हें पता होता तो तुम मुझे ज़रूर बताते। और अगर तुम्हें पता है
तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझसे बातें तो नहीं छुपा रहे हो किशन? मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा और कहने लगा, क्या निशा माँ बनने वाली है? आखिर ये बात मुझे कैसे पता होगा? मैं तो आज तुम्हारे मुँह से ये बात सुन रहा हूँ और मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाता, लेकिन तुम मुझ पर बेवजह शक ज़रूर करने लगी हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम निशा को लेकर हमेशा मुझसे सवाल जवाब क्यों करती रहती हो। अगर उसके बारे में मैं जानना इतना शौक है तो उसी से क्यों ना पूछ लेती हो। अगर तुम्हें किसी भी तरह से मुझ पर कोई शक है तो मैं कल ही इसे गांव छोड़कर आ जाऊंगा। फिर भी खुद अपनी पसंद की नौकरानी ढूंढ लेना। किशन मुझ पर गुस्सा करने लगे और वो मेरे सवालों से बहुत तंग आ गए थे। एक तो वो रात को ऑफिस से थक हार कर आते थे और आते ही मैं उनसे कोई ना कोई बात छेड़कर बैठ जाती थी। वो मुझे कई बार समझा चुके थे कि तुम निशा के बारे में ज़्यादा मत सोचा करो। वो अच्छी लड़की है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने पति पर शक होने लगा था। ऐसा लगता था जैसे मुझे उन पर शक करने की आदत सी हो गई थी। उनका कहना था कि तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार की बात, क्योंकि कोई भी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती और तुम सीधी बात गलत मतलब निकाल लेती हो। मैंने किशन से कहा, किशन मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी कि इतनी सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। मैं तो यहाँ उस लड़की को अपने काम के लिए रखा है। लगता है अब उल्टा मुझे घर के काम करने पड़ेंगे और साथ साथ उनकी भी देखभाल करनी होगी। अगर मुझे पहले ही इसके बारे में पता होता तो मैं कभी इस लड़की को इस घर में नौकरानी पर नहीं रखती। किसी तरह से ये बात ख़त्म हो गई और हम दोनों लड़ झगड़ कर सो गए। सुबह जैसे ही मैं बेड से उठी, मैं खड़ा होने के लिए ज़मीन पर पैर रखा तो अचानक ही मुझे चक्कर आ गए और मैं गिरने लगी। उस समय किशन भी घर पर ही थे। उन्होंने मेरी तबीयत को बिगड़ते हुए देखा तो कहने लगे कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चलता हूँ। वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर डॉक्टर ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर हम खुशी से पागल हो गए थे। डॉक्टर ने बताया कि
मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर मेरे पति के पैर तो ज़मीन पर ही नहीं थे, होते भी क्यों नहीं। आखिर उनका 3 साल बाद औलाद की खुशी मिल रही थी। शादी के बाद मैंने काफ़ी इलाज करवाया था, लेकिन मुझे किसी भी डॉक्टर की दवाई से कोई फ़र्क नहीं होता था और किशन के सर पर बच्चों का जुनून सवार था। लेकिन कभी मेरे पति ने मुझसे कोई ऐसी वैसी बात करके मुझे शर्मिंदा नहीं किया था। मेरे पति को ऐसा लगता था जैसे हमारी शादी को बहुत साल हो गए हैं। लोगों के बच्चे तो 10 साल भी नहीं होते, लेकिन मेरी शादी को अभी 3 साल ही हुए थे। इतने कम दिनों में भी वो बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए राज़ी हो गए थे। लेकिन उनके दोस्त उनको ये समझाते थे कि अपना खून अपना ही होता है। सिर्फ अपने दोस्त की इस बात से ही सोच समझकर काम लेते थे और अपने ही खून का इंतज़ार कर रहे थे। अब जब उनको ये खुशी मिली तो वो अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे थे। इस खुशी को सुनते ही किशन ने पूरे अस्पताल में मिठाई बंटवा दी। जैसे ही किशन घर पर आए तो उन्होंने निशा को दिया खबर सुनाया और उनसे कहने लगे, तुम्हें अपनी मालकिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। किशन मुझसे कहने लगे, देखो तुम यहाँ बैठो और तुम्हें बेड से एक कदम भी ज़मीन पर रखने की ज़रूरत नहीं है। किशन कह रहे थे कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी इतनी बड़ी खुशी को कैसे सेलिब्रेट करूं। किशन मुझसे कहने लगे, तुम्हें सिर्फ निशा से अपना काम लेना है और तुम उनके बारे में मत सोचो। वो गांव की पहली बड़ी लड़की है, उसको तो आदत है ये सब कुछ करने की। वहाँ की औरतें तो इतनी इस हालात में घर के 10 काम करती हैं और तुम मेरी बात कान खोलकर सुनो। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है और मैं निशा से भी कहकर आता हूँ, सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखे। तुम्हें किसी चीज़ के भी कमी नहीं होनी चाहिए। किशन मुझसे बहुत प्यार से समझा रहे थे। उनका इतना प्यार देखकर मेरे आँखों से आंसू आ गए। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब पत्नी समझ रही थी, या फिर मुझे इतना प्यार करने वाला पति जो मिला था।
ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मेरे कदमों में जाकर गिरी हुई है। मैं दुनिया की दूसरी बातें भूलकर बस अपने आने वाले नए मेहमान की तैयारी करना चाहती थी। लेकिन जब से निशा ने इस खुशखबरी के बारे में सुना तो उसका मूड ऑफ रहने लगा था। न जाने क्यों वो खोई खोई रहती है। फिर भी मैंने ये सोचकर अपना ध्यान भटका लिया करती थी कि शायद वो मेरे पति को मेरा ख्याल रखते हुए देखकर सोचती होगी कि काश मेरे पति भी मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे साथ होता, क्योंकि मेरे पति बहुत ख्याल रखते थे। ज़बरदस्ती मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे और मेरी हर छोटी से छोटी ज़रूरत की ख्याल रखते थे। जबकि निशा को तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। जबकि मेरी डिलीवरी में अभी काफ़ी महीने थे। किशन मेरी गोद भराई की रस्म कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरी ससुराल वालों को और मेरे मायके वालों को घर पर इनवाइट कर दिया था। ये सब कुछ देखकर निशा बहुत बुझी बुझी सी रहती थी। बस चुपचाप अपने कामों में बिजी रहती थी और मुझे अपने बच्चों की इतनी खुशी थी कि मैं निशा की तरफ ध्यान देना कम कर दिया था। जिस दिन मेरी गोद भराई की रस्म थी, उस दिन पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर मुझे बधाइयाँ दी। सभी लोग बहुत खुश थे। सबने खाना खाया और खाना खाने के बाद सब एक साथ बैठकर बात कर रहे थे। मेरी ससुराल वालों का कहना था कि मेरा यहाँ पर अब अकेले रहना ठीक नहीं है, लेकिन किशन ने उनसे कहा कि नहीं, वो मुझे अपने साथ इस घर में रखना चाहते हैं। जिनकी जिद के सामने सारे घर वालों खामोश हो गए। सब लोग जानते थे कि किशन बहुत जिद्दी है, इसलिए उन्होंने किशन को ज़्यादा समझाना ठीक नहीं समझा। सब लोग आपस में बैठे हुए बात ही कर रहे थे कि इतनी ही देर में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए और खुशी के माहौल में गम के बादल हो गया। पता नहीं था, अचानक बैठे बैठे कुछ ऐसा हो गया कि सारी खुशियाँ दुख का रूप ले ली। निशा सबके लिए चाय बनाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि अचानक ही सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से
नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उसके सर से काफ़ी खून ही बह रहा था। तभी किशन अस्पताल ले गया और किशन ने किसी को भी अपने साथ जाने नहीं दिया। उनका कहना था कि इस तरह मामला काफ़ी बिगड़ सकता है, इसलिए किसी का जाना ठीक नहीं होगा। किशन को गए हुए बहुत देर हो गई थी और मेहमानों को अपने घर वापस जाना था। मैंने सारे मेहमानों से कहा कि आप लोग बेफिक्र होकर चले जाइए, किशन कुछ देर में आ जाएंगे। मेरे कुछ देर पहले ही उसने फ़ोन पर बात हो गई है और सब कुछ ठीक है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बात सुनकर वो जाने के लिए तैयार हो गए और मेरी सास मुझसे कहा कि कविता बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना और जैसे ही किशन घर पर आ जाए तो हमें फ़ोन करके बता देना। और हाँ, तुम्हें अपनी नौकरानी को उसके घर भेज दो। बेचारी अब पूरे दिनों से है, उनको आराम करने की ज़रूरत है। तुम्हारी तबीयत भी ख़राब है, उनकी टेंशन लोगी तो अपनी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब कर लोगी। उसके पति को बुलाओ और उसे वापस भेज दो और निशा की डिलीवरी के बाद उसे खुद आकर यहाँ पर छोड़ जाए। मैं अपनी सास से कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं तो खुद भी नहीं चाहती थी कि अपने इन दिनों में निशा अपने गांव चली जाए। वैसे भी वक्त में उसके हालात घर के काम करने वाली नहीं थी, बल्कि मैंने उससे कई बार भी बातचीत की थी कि तुम अपने गांव चली जाओ, लेकिन वो हमेशा मुझे ही टाल दिया करती थी। जब सारे मेहमान घर चले गए तो उनको दरवाजे पर छोड़कर आने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मैं बार बार किशन को फ़ोन किया जा रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मेरी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। रात के 3 बज गए थे और उन्हें गए हुए 5 घंटे हो चुके थे। मैं घर थोड़ी देर बाद किशन को फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और मुझे किशन का इंतज़ार करते करते नींद आ गई। जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैं डर गई थी, ये देखकर कि किशन मेरे सामने खड़ा हुए थे। मैं किशन से पूछा, क्या हुआ, इतने में देर क्यों लगा दी?
घर आने में और निशा कहा है, निशा ठीक तो है ना, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। ऐसा न हो कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो और उससे मिलने जाने लगी। इतनी ही देर में किशन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया तो मुझसे कहने लगे, शांत रहो कविता, निशा अब इस दुनिया में नहीं रही है। मैंने किशन से कहा, ये तो कैसा मजाक कर रहे हो। किशन ने मुझसे कहा, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो सच कह रहा हूँ। मैंने कहा, निशा कैसे मर सकती है, उसका बच्चा कहाँ है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हंसती हंसती मुस्कुराती हुई निशा ऐसे ही मर सकती है। किशन ने मुझे बताया कि उसका बच्चा पेट में ही मर गया था और उसके सर पर भी गहरी चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत मौके पर ही हो गई थी। ये सुनकर तो जैसे मेरे होश उड़ गए थे और उन्होंने मुझसे बताया कि अभी मैं उसकी क्रियाकर्म करके आ रहा हूँ और मैं बहुत डर गई। अगर पुलिस को यह खबर लग जाती तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी और मेरी सारी ज़िंदगी अदालतों के चक्कर में लगाकर गुजर जाती। लेकिन फिर भी मैं अपना आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाता। ये सब सुनकर तो मैं अभी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने किशन से कहा, किशन, अगर उसके घर वाले हमारे घर आए तो हम क्या करेंगे। उन्होंने क्या जवाब दिया कि निशा कहाँ गई है। किशन ने मुझे तसल्ली दिया और कहने लगा कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब संभाल लूँगा। बस तुम किसी से निशा के बारे में नहीं कहोगी कि मैंने कहा। मैं उनके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। निशा की मौत पर मैं बहुत ज़्यादा अफसोस में थी और रात रोती रही। आखिर हंसती मुस्कुराती हुई निशा ने इस दुनिया को छोड़कर कैसे जा सकती है। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है और निशा की मौत का जख्म भी अब हमारे दिलों से भरने लगा था। कुछ दिनों बाद हमारी लाइफ नॉर्मल सी हो गई थी। किशन ने अपने ऑफिस से 2 महीने की छुट्टी ले ली। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे। जब रात को मैं सोचती थी तो मुझे न जाने कैसे कैसे आवाज़ सुनाई देती। 2-3 दिन तक मैं इन आवाज़ों को इग्नोर कर दिया, लेकिन एक दिन तो मैं इन आवाज़ों को इग्नोर किया, लेकिन एक दिन मुझे उन आवाज़ों में बहुत डर लग रहा था और मैं किशन को जगा दिया।
उठो। और किशन घबरा कर उठे और कहने लगे, क्या हुआ कविता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है न? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलता हूँ। मैं परेशान होते हुए कहा, किशन मेरी तबीयत खराब नहीं है, बल्कि मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। रोज़ मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 3 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।